करते हैं, उसके साथ साथ जाति एक फैक्टर होता है। तो इस बीच आप अपने आप को कैसे इस ज़मीन पर उतारेंगे? जब ट्रेन में बैठते हैं और दिल्ली की ओर रवाना होते हैं तो पटना तक यादव, राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार होते हैं। जैसे ही वो ट्रेन दिल्ली स्टेशन पहुंचती है हम बिहारी हो जाते हैं। ये उन बिहारियों की लड़ाई है और वो बिहारी जो होते हैं वो सम्मान सूचक नहीं होता है। बिहारी का मतलब वहाँ काली है। क्योंकि 5 बार से विधायक है, 3 बार मंत्री रह चुकी हैं, एक मजबूत विधायक है, और उनका मुकाबला कैसे किया? मजबूती हमारी जनता होती है और जनता जिसके साथ है वो निश्चित तौर पर। तो यहाँ की जनता ही तो 5 बार उन्हें आशीर्वाद दिया है, बिल्कुल 3 बार मंत्री बन गई। बिल्कुल सही आपने कहा है कि जनता ने ही आशीर्वाद दिया है, इसलिए वो मजबूत हुई है। स्वागत है द आवाज टाइम्स में। मैं कामरान सैफ, इन दिनों द आवाज टाइम्स जो कि पूर्णिया कवर कर रहा है। इस बीच हम पहुंचे हैं धमदाहा विधानसभा में, जहां जनसुराज के मजबूत दावेदार और जिला अध्यक्ष बंटी यादव जी हमारे साथ हैं, जो आज हमसे चर्चा करेंगे। बहुत सारे विषय पर चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो विधानसभा है, इस विधानसभा से जो विधायक हैं यहाँ की, लेसी सिंह जी हैं, जो कि 5 बार से विधायक के 3 बार मंत्री रह चुकी हैं। ऐसे सीट पर बंटी यादव जी दावेदारी कर रहे हैं। वहीं आरजेडी से दिलीप यादव जी भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। तो ये सीट बड़ा दिलचस्प होने वाला है और यहाँ का इलेक्शन बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो यहाँ के मुद्दों को, यहाँ के राजनीति को, तमाम चीज़ों को समझने के लिए आज हम बंटी यादव जी से बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। कमरान जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद। आप समय निकाल करके यहाँ तक आए और आपके माध्यम से हम चाहेंगे कि जनता की आवाज़ लोगों तक पहुँचे। सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि आप जिस विधानसभा से आप दावेदारी कर रहे हैं, यहाँ से एक मजबूत विधायक है और बाहुबल की छवि है उनकी, उनका मुकाबला कैसे कीजिएगा? देखिए, जिस मजबूती की आप बात कर रहे हैं वो मजबूती जनता देती है। जनता जिसे चाहे उसे मजबूत बना दे और इस मजबूती से पहले यहाँ की जो विधायिका हैं और इस प्रदेश की मंत्री हैं, वो क्या थी दुनिया जानती है। इसलिए मजबूती की बात हम किस आधार पे करते हैं वो मायने रखता है। मजबूती हमारी जनता होती है और जनता जिसके साथ है वो निश्चित तौर पर। तो यहाँ की जनता ही तो 5 बार उन्हें आशीर्वाद दिया है, बिल्कुल 3 बार मंत्री बन गई। बिल्कुल सही आपने कहा है कि जनता ने ही आशीर्वाद दिया है, इसीलिए वो मजबूत हुई है। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि क्या सिर्फ लेना जानती हैं या देना भी है? अगर आप 5 बार से किसी क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रही हैं, किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, तो निश्चित तौर पे आप उस क्षेत्र के लिए क्या दे रही हैं आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग गांव में एक प्रथा है कि जब शादी ब्याह होता है तो दरवाजे पे एक व्यक्ति को हम बिठा देते हैं और एक रजिस्टर पकड़ा देते हैं कि भाई कमरान साहब आए थे और उन्होंने हमारे बच्ची की शादी में क्या दिया। और इसलिए नहीं करते हैं कि हम उसकी औकात को नापते हैं, हम इसलिए करते हैं कि हमें याद रहे जब उनके घर में शादी हो तो हम भी इज्जत बख्शे उनको, हम उनका रिटर्न कर दें। तो यहाँ की जनता 5 बार से दे रही है लेकिन मिल नहीं रहा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस विभाग की वो मंत्री हैं, खाद्य उपभोक्ता, पूरे देश में, या मैं कह लूं कि देश की बात ना करें, हम पूरे बिहार में आप चले जाइए और सर्वेक्षण कर लीजिए। सरकार के द्वारा 5 किलो अनाज आवंटित किया जाता है लेकिन जो लाभुक है उनको 4 किलो मिलता है। तो जिस विभाग की आप मंत्री हैं और जिस क्षेत्र से आपने एहसान लिया हुआ है, 5 बार का एहसान है, कम से कम आप अपने विभाग के सचिव को फोन उठा के इतना तो कह सकती थी कि भैया आप जो लूट रहे हो लूटो, लेकिन धमदाहा के लोगों को कम से कम आप 5 किलो अनाज दे दो तो हम जानते कि उन्होंने वापस किया है। इसलिए जनता, भोली भाली जनता अब हिसाब मांगेगी और वो हिसाब कोई छोटा मोटा हिसाब नहीं है। हम 8 करोड़ लोग अनाज उठाते हैं और 8 करोड़ लोग अगर 1 किलो अनाज छोड़ रहे हैं तो वो हो जाता 8 करोड़ केजी, जो खुले बाजार में 20 रुपए के दर से बिकता है, यानी 160 करोड़ रुपए प्रति माह।
ये हिसाब अब जनता खोजेगी। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी मैं आपके इंटरव्यू से पहले आपके सोशल मीडिया को मैं खंगाल रहा था, तो इस बीच कई गतिविधि हमने देखा, उसमें एक चीज़ ये कि आप इससे पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, जी बिल्कुल। जो कि देश स्तर की एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, जिसका राज्य के अंदर, केंद्र के अंदर सरकार है। फिर आप उसका दामन छोड़ के आप जनसुराज आपने क्यों ज्वाइन कर लिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, उस वक्त मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ था जिस वक्त उस पार्टी को लीड करने वाले वाजपेयी जी थे। आदरणीय वाजपेयी जी के समय जो पार्टी का स्वरूप था, जो पार्टी में कार्यकर्ताओं का सम्मान था, वो धीरे धीरे घटता चला गया। और पार्टी अब पहले नीचे से शुरू होती थी, चाहे कोई भी योजना हो, किसी भी तरह का कार्यक्रम हो, तो वो ब्लॉक लेवल से लिया जाता था कि हमें कैसे आगे जाना है। अब ये उल्टा हो चुका है, ऊपर से निर्देश जारी होता है और नीचे तक आता है। यानी जिस पार्टी को हम लोग जानते थे कि कार्यकर्ताओं का सम्मान है, इसीलिए हम लोग कैडर बेस्ड कहते थे, आज वो सिर्फ किसी ऑर्डर को मानने के लिए। तो ऐसे पार्टी में वाजिब है कि घुटन महसूस होगा ही होगा। अगर मैं आपके विधानसभा की बात करूं तो जहां अखिलेश सिंह ऑलरेडी एक मजबूत कैंडिडेट हैं, उसके बाद आप भी दावेदारी पेश करने जनसुराज से, वहीं आरजेडी से दिलीप यादव जी भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो इस बीच आप कैसे वोट कन्वर्ट कर पाएंगे? चूँकि एक जातीय समीकरण भी होता है राजनीति के अंदर, और अपने मुद्दों के हित में तो बात करते हैं, उसके साथ साथ जाति एक सेक्टर होता है, तो इस बीच आप अपने आप को कैसे इस ज़मीन पर उतारेंगे? अच्छा सवाल आपने किया है, और मुझे लगता है कि पूरे देश की मीडिया इसी बात से चिंतित है कि भाई बिहार में प्रशांत जी जातीय समीकरण से कैसे लड़ेंगे। वो भी थक गए हैं बोलते बोलते, लेकिन मीडिया समझ नहीं पा रही है कि ये जनसुराज है। हम जब ट्रेन में बैठते हैं और दिल्ली की ओर रवाना होते हैं, तो पटना तक यादव, राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार होते हैं। जैसे ही वो ट्रेन दिल्ली स्टेशन पहुंचती है, हम बिहारी हो जाते हैं। ये उन बिहारियों की लड़ाई है, और वो बिहारी जो होते हैं वो सम्मान सूचक नहीं होता है। बिहारी का मतलब वहाँ काली है, बिहारी का मतलब अनपढ़ है, बिहारी का मतलब वैसे लोग हैं जिनको अपने क्षेत्र में काम नहीं मिल रहा और बोझ की तरह देखे जाते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो या दिल्ली हो या पंजाब हो। हम उन बिहारियों के लिए लड़ रहे हैं और बिहार के अस्मिता की बात कर रहे हैं। उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, यादव भी है, राजपूत भी है, और ये बदलाव आपको देखने को मिलेगा। जी, अभी मैं सोशल मीडिया आपका देख रहा था, तो कल ही शायद कहीं कोई घटना हुई है जहां आप पहुंचे थे और वहां पे आपने सड़क पर बैठ गए थे। क्या घटना थी और क्या मामला हुआ था उसमें? मामला, जिस प्रदेश में आप हैं उस प्रदेश में सो कॉल्ड शराबबंदी है, और कानून व्यवस्था को देखने के बजाय पूरे प्रदेश की पुलिस शराब के चक्कर में फंसी हुई है कि शराब को किस तरह से हम पकड़े या शराब पीने वालों को जेल में डालें। उसके बावजूद जिस जगह ये घटना घटी है, हेडक्वार्टर से उसकी दूरी लगभग 45 किलोमीटर है, और हेडक्वार्टर पूर्णिया, हेडक्वार्टर कहने का मतलब मेरा पूर्णिया है, वहां से गाड़ी निकलती है, पूरी गाड़ी शराब से लदी हुई, और पहला जो वो चेक पोस्ट पास करती है वो के नगर है। उसके बाद जहां बैठे हुए, यहाँ से थोड़ी दूर पे मीरगंज का चेक पोस्ट है, फिर दमदहा का चेक पोस्ट है, और उसके बाद वो जगह है जहां पे घटना घटी है। वो गाड़ी शराब से लदी हुई अपने हनक में, चूंकि वो प्रशासन को मैनेज किए हुए था, इसलिए उसके अंदर कुछ ज्यादा ही हनक सवार था, और वो मेरे ख्याल में शराब के नशे में था, क्योंकि गाड़ी के अंदर में शराब की बोतलें खुली हुई भी पाई गई थी।
दो बच्चियों को, जो आदिवासी समाज से थी, वो मॉर्निंग वॉक करने के लिए सड़क पे जा रही थी, उनको कुचलते हुए जा रहा था और बैलेंस खोने के बाद वो गाड़ी गड्ढे में पलट गई। 15 से 20 मिनट के अंदर जिस क्षेत्र में ये घटना हुई वो धमदाहा है, लेकिन भवानीपुर की पुलिस वहां पहुंचती है और मैं आपको वीडियो दे सकता हूं, वो शराब को लुटवा रही थी वहां से। ये पुलिस के सामने लोग आराम से उस शराब को उनमें से पेटियों में से निकाल के ले जा रहे थे। वो इसलिए क्योंकि प्रशासन को ये पता था कि ये गाड़ी में शराब है, और अगर ये पता चल गया तो सरकार की किरकिरी होगी। इसलिए हिट एंड रन के केस बनाने के लिए गाड़ियों से शराब को निकालने दिया जा रहा था। किसी ने मुझे सूचना दी, मैं उस जगह पे पहुंचा और हमारे सत्ता के कुछ दलाल वहां पे ये मैनेज करने में लगे हुए थे और उन्होंने कर भी लिया था। उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि बच्ची की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है, इसका मुआवजा दिया जाए, लेकिन उसमें शराब का जिक्र नहीं था कि गाड़ी में शराब पकड़ी गई। तो वहां धरना में बैठने का कारण यही था कि मेरी दो मांगे थी। पहली कि कैसे 4 चेक पोस्ट पार करके एक गाड़ी यहां तक पहुंची, क्योंकि बच्चे अगर स्कूल भी जाते हैं, कॉलेज भी जाते हैं, तो उनको ड्राइविंग लाइसेंस के नाम पे, पेपर के नाम पे 10 जगह रोका जाता है। तो शराब लदी हुई गाड़ियों को क्यों नहीं रोका जाता? इसका मतलब कोई ना कोई नेक्सस है। दूसरा सवाल ये था कि उस पंचनामे में ये क्यों नहीं लिखा गया कि इनकी मौत जो है शराब लदे हुए गाड़ी से, यानी सरकार के कमियों को छुपाने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी थी। लेकिन वहां की जनता का मैं धन्यवाद करूंगा कि मैं अकेले पहुंचा था, लेकिन उन्होंने जो समर्थन दिया और वहां के दलालों को जो वहां से खदेड़ा, ये बहुत बड़ा मैसेज पूरे बिहार में गया। आप जिला अध्यक्ष हैं जनसुराज से, तो आप शायद इस बात को अच्छे से बता पाएंगे कि जहां बिहार के अंदर ऑलरेडी कई प्रमुख पार्टियां हैं और बड़ी पार्टियां हैं, जिनके काफ़ी कार्यकर्ता हैं और कई इनके विधायक हैं। तो जैसे अगर बात कर लें आरजेडी की, बात कर लें जेडीयू की, बात कर लें बीजेपी की, तो ये तमाम लोगों के पास तो बहुत दिनों से व्यवस्था है, लोग हैं, सारी चीज़ें हैं। तो वो उनके सामने जनसुराज 243 सीटों पर कैसे मुकाबला करेगा? शायद आपको मालूम नहीं है, और मैंने अभी आपको कहा कि मैं अकेले बस जिस जगह पे घटना हुई थी मैं गया था, कि सुबह का वक्त था, हमारे समर्थक और हमारे कार्यकर्ता अपने अपने घरों में थे, तो मैंने बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझा कि उनको मैं साथ लूँ। मैं अकेले वहाँ पे पहुँचा था और आप देख लीजिएगा कि उस वीडियो में आधे घंटे के अंदर लगभग 200-250 जनसुराजी मौजूद हो गए थे। तो भाई जो एस्टैब्लिश पार्टियां हैं वो कार्यकर्ता बेस्ड हैं कि नहीं है उनका नहीं पता, लेकिन हम जनसुराजी हैं। जैसे कोरोना फैला था एक दूसरे को छूने से, वैसे ही जनसुराजी के साथ आप बैठेंगे तो 10 मिनट में आप जनसुराजी हो जाएंगे, और इस तरह से हम फैल चुके हैं। हम कागज में क्या है वो तो दुनिया देख चुकी है। अगर आप कहेंगे तो मैं वो डेटा दे दूंगा, और जितनी एस्टैब्लिश पार्टियों की बात की है आपने, वो भी अपना डाटा दे दें। हम कहीं भी किसी भी मायने में कमज़ोर नहीं हैं। आजकल प्रशांत किशोर जी एनडीए के तमाम जो बड़े मंत्री हैं उनके पोल खोलने में लगे हुए हैं, और चुनाव करीब है, और इस बीच क्यों पोल खोलना है? पहले क्यों नहीं खोला हुआ? पहले क्यों नहीं खोला? हम पहले क्या सत्ता में आ रहे थे? नहीं, आपकी पार्टी हमने तो कभी 1 साल हो गया आपकी पार्टी को। बिल्कुल 1 साल हो गया, और 1 साल के अंदर हर एक चीज का एक फेज होता है। आपने खुद कहा 1 साल हुआ, तो 1 साल के अंदर हमें पहले संगठन पे काम करना था, और वो संगठन के हिसाब से काम हो रहा था। अब हम जा रहे हैं चुनाव के दरमियान। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि व्यक्तिगत लड़ाई की वजह से ये किया जा रहा है?
ये क्यों किया जा रहा है? वो इसलिए किया जा रहा है कि जनता के आंखों के आगे से पर्दा हट जाए। क्योंकि एक ऐसी पार्टी जो अपने आप को कहती है कि ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा, वो खा भी रहे हैं और अब उनका नारा हो गया कि मैं खाऊंगा लेकिन अपने शिष्ट नेतृत्व को नहीं बताऊंगा। और एक के बाद एक, अभी तो शुरुआत है, पिक्चर तो अभी बहुत बाकी है। तो अब हम उस फेज में पहुंच चुके हैं जिस फेज में जनता के आंखों से ये पर्दा हटाना पड़ेगा कि जिनके ऊपर आप विश्वास कर रहे हैं वो कितने बड़े दागाबाज हैं, किस तरह से वो आंखों पे धूल झोंक करके और सत्ता में बने हुए हैं। इसलिए आज के समय में ये हो रहा है क्योंकि हम चुनाव में जा रहे हैं और जनता को समझा रहे हैं कि आपके लिए एक विकल्प, साफ सुथरी छवि वाले लोग, साफ सुथरी पार्टी आ रही है, आप अंतर खुद ही कर लीजिए। अभी मैं ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा था, कल की ही बात है, मैं जहाँ कर रहा था वहाँ से कुछ ही दूर पर एक हादसा हुआ। 22 विधानसभा के अंदर आपके कार्यकर्ता को मारा गया। तो क्या वहाँ पे मामला क्या हुआ था? आप जिलाध्यक्ष हैं, आपको इसकी जानकारी होगी। और क्यों मारा गया? और चुनावी माहौल में जहाँ इसको लोकतंत्र का पर्व माना जाता है, उसमें अगर इस तरीके की तनातनी होगी और शांति व्यवस्था खराब होगा तो इससे कैसे इस पर्व को लोग अच्छी तरीके से मना पाएंगे? देखिए, 22 विधानसभा में जिन लोगों ने भी ये किया है वो किस पार्टी से हैं, उनका चाल चरित्र और चेहरा अब सामने आ रहा है। उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है और इसी घबराहट में वो अपना जो चरित्र है वो सामने ला रहे हैं, क्योंकि उनका चरित्र ही यही रहा। अगर आप आरजेडी की बात करें तो आपने देखा होगा एक वक्त रैली हुई थी जिसमें लाठी में तेल लगाया गया था और बड़े शान से लेकर के लोग पटना पहुंचे थे कि लाठी पिलावन रैली हुई थी, तेल पिलावन रैली।